हेलो, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप सबसे मैंने वादा किया था कि एक कंप्लीट और इन्फॉर्मेटिव सेशन अरावली रेंजेस के रिगार्डिंग और उससे रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट जजमेंट है, उसके क्या इम्पैक्ट है और एज़ अ टीचर ऑफ ज्योग्राफी अरावली रेंज जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे इंडिया के वाइल्ड लाइफ, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट के ऊपर। इन सारी बातों पर एक डिटेल्ड डिस्कशन के लिए आज का ये सेशन मैंने रखा हुआ है। आप सब अपने आप को पूरी तरह से और अपने सारे दोस्तों को पूरी तरह से इस सेशन के साथ जोड़ लें, ताकि ये जो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड मुद्दा जो ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस का भी है, ये आप सबके लिए कंप्लीट अंडरस्टूड हो जाए, आप सब इसे कंप्लीटली समझ सकें। कल मैंने आपको एक ओवरव्यू एक छोटे से शॉर्ट्स के माध्यम से बताया था कि अरावली रेंज जो है राजस्थान की एक इम्पोर्टेंट रेंज है और इंडिया में लगभग ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है ना? और ये वर्ल्ड की भी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस में से एक है। इसके ऊपर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया हुआ है और एक एक्ट लाने वाले थे पार्लियामेंट में। उस एक्ट का क्या इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ सकता था, इन सारी चीज़ों के ऊपर एक विस्तृत वार्ता करने के लिए आज हम लोग इस सेशन को रखे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस इन्फॉर्मेटिव सेशन की। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा हुआ है और क्या परेशानी आ रही है उन सब चीज़ों में। 2025 में और नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही क्या किया है, नवंबर 2025 में एक प्रपोजल आया जिसमें हिल जो है, हिल शब्द है, हिल का मतलब मेरा मतलब है, हिल से मतलब होता है पहाड़ी। पहाड़ी अलग-अलग लीगल स्टेटस से, अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग-अलग हाइट से डिफाइन की जाती है। ठीक है? यहाँ पर हिल शब्द को डिफाइन करने के लिए ये कहा गया कि जो भी माउंटेन रेंज जिसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है, अब ये अपने आप में एक विवाद बना हुआ है कि हाइट आप कहाँ से मेजर करेंगे? जनरली जो हम लोग हाइट मेजर करते हैं वो MSL मीन सी लेवल से करते हैं, वो कहाँ से है? लेकिन कुछ लोग इसमें ये भी बताने आए, आपने सुना होगा कि जो अभी मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट है, उन्होंने अपना एक बयान दिया हुआ है, उसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी माउंटेन रेंज की जो हाइट है, वो उसके ब्रॉड बेस से मेरा उनका कहना है कि यहाँ से ली जाने वाली है। तो अलग-अलग हिसाब से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो भी या जो प्रपोज़ल है, उसमें ये कहा गया है कि जो 100 मीटर से बड़ी या 100 मीटर के बराबर, जो 100 मीटर से बड़ी हो या 100 मीटर के बराबर हो, उसे ही हम एक हिल मानेंगे। अभी वो अरावली हिल के नाम से मानी जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें तो अरावली रेंज में 12,081 12,081 के आसपास पहाड़ियाँ हैं, जिनको बड़ी पहाड़ियाँ माना जा सकता है। इम्पोर्टेंट, उनमें से केवल 1048 1048 हिल्स ही ऐसी हैं, जिनकी हाइट जो है वो 100 मीटर या 100 मीटर से ज़्यादा है। इसकी वजह से क्या हुआ? अगर हम 1048 का और 12,081 के साथ परसेंटेज अगर निकालते हैं, तो लगभग-लगभग 90% से ज़्यादा जो हिल्स हैं, वो आपकी हिल्स के रूप में कंसीडर ही नहीं की गई हैं। अब जिसको हिल नहीं माना गया है, उसको माउंटेन रेंज का प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन भी नहीं प्रोवाइड होगा और जिसको वो एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं होगा, डेफिनिटली वो माइनिंग ज़ोन में आता है। उसके लिए सरकार, प्राइवेट कंपनीज़ या दूसरे अन्य जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको माइनिंग का लीज़ दे देंगे और वो तोड़-फोड़ के उनको सब खत्म कर देंगे। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये अरावली रेंज है। ये राजस्थान आपका पूरा का पूरा एरिया है राजस्थान का, गुजरात। अरावली रेंज जो है गुजरात, दिल्ली में यहाँ पर आपने सबने एक सुना होगा रायसीना हिल्स। ये दिल्ली में थोड़ा-सा इस टाइप से मुड़ जाती है, तो यहाँ पर भी और पंजाब, हरियाणा, पंजाब नहीं हरियाणा, इन 3 राज्यों में इस अरावली रेंज का पूरा एक्सटेंशन है, ठीक है? तो ये इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है, आप सबको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, ज्योग्राफिकल लोकेशन अरावली की क्या है? इसकी भौगोलिक स्थिति जिसे हम कह सकते हैं, वो कहाँ पर है ये अरावली रेंज, किन-किन राज्यों में है। इसके साथ-साथ चलिए देख लेते हैं थोड़ा-सा, ये है आपकी जिसको हम लोग कहते हैं द ग्रेट हिमालय रेंज, ये है आपकी विंध्य रेंज और ये है सतपुड़ा रेंज, ठीक है? ये सेंट्रल इंडिया की रेंजेस हैं और ये आपकी नॉर्थ वेस्ट में जो रेंज है, ये अरावली, राजस्थान राज्य। ये आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे।
क्योंकि ये बहुत पुरानी है, इनकी जो एज है, जिसको हम लोग कह सकते हैं, जो टाइम पीरियड जब से ये इस पूरे के पूरे हमारे कंट्री, हमारे प्लेनेट पर है, ये लगभग 1.8 बिलियन ईयर्स पुरानी है। 1.8 बिलियन ईयर्स, इतने समय से ये यहाँ पर है। कोई भी माउंटेन जब बहुत समय तक सन, एयर और वाटर इनके कंटीन्यूअस कांटेक्ट में रहता है, तो फिर वो इरोड होने लगता है, उसका क्षरण होने लगता है। क्षरण की वजह से क्या होता है, जब भी कोई भी चीज़ है आप देखेंगे अगर बहुत बड़ी है और लगातार उसके ऊपर अपरदन, अपक्षय, डिग्रेडेशन वगैरह चल रहा है, तो डेफिनिटली उसकी हाइट कम होने लगती है। बहुत लंबे समय से यहाँ पर होने के कारण, बहुत लंबे समय से बनने के कारण इसकी हाइट धीरे-धीरे क्षरण की वजह से कम हो गई है। अभी ये एक डिग्रेडेड माउंटेन है और कंप्लीटली इरोड हो चुका है। ठीक है? अब इम्पोर्टेंस क्या है आपके अरावली की? जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1.8 बिलियन ईयर्स ये इसकी एज है टाइमोलॉजिकल, जिसको हम लोग ज्योग्राफिकल टाइम स्केल पे कह सकते हैं। ठीक? लगभग-लगभग 700 किलोमीटर में है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में। ठीक है? ये करता क्या है? चलिए हम आपको एक बार एक चीज़ दिखाते हैं। थोड़ा-सा पिछले मैप पे आते हैं। ये रही। ये जो है आपका अरेबियन सी, ठीक है? यहाँ से जब सन इसके ऊपर आता है मूव करते हुए नीचे से, सन डायरेक्ट इस लाइन पे आता है, तो यहाँ पर होता क्या है कि जो वाटर है, ये इवेपोरेट होता है, जो पानी है समुद्र का, वो इवेपोरेट होता है, वाष्पन होता है उसमें और ये पानी वाष्प बन के ऊपर उठता है, ऊपर उठने पर ठंडा हो जाता है और ठंडा होके वो बादल के रूप में, पानी के रूप में संघनित हो जाता है वहाँ पर। ये जब किसी भी माउंटेन से टकराते हैं, किसी भी माउंटेन बैरियर से जब ये हाइट जो आपके बादल जा रहे होते हैं और ये इनको लगातार कोई रोक देता है, तो इनमें नमी होती है पहले से। जैसे ही इनको किसी भी प्रकार का कोई भी बैरियर देखने को मिलता है, तो ये फिर रेनफॉल कराते हैं, बारिश कराते हैं। इस टाइप की जो बारिश है, कई टाइप की बारिश होती है। इस टाइप की बारिश को हम लोग कहते हैं ओरोग्राफिक, पर्वतीय, ठीक है? ओरोग्राफिक रेनफॉल। लेकिन इसके लिए प्रीरिक्विजिट कंडीशन ये है कि जैसे मान के चलो यहाँ से आपके बादल जो है वो जा रहे हैं इस टाइप से। कोई भी सरफेस जो इनकी बैरियर बने, जो इसे रोके कम से कम, उसी के लिए ये बारिश करा पाएँगे उसी सरफेस की वजह से। लेकिन विंड का मूवमेंट मानसून का इस टाइप से होता है, ठीक है? ये जो है ये मानसूनल मूवमेंट है, इसको मैं थोड़ा-सा दूसरे कलर के पेन से लिख ले रहा हूँ। इसको मैं ऐसे करते हूँ, ठीक है? ये जो है, ये विंड मूवमेंट की डायरेक्शन है और यही अरावली जो है इसका भी एक्सटेंशन इसी डायरेक्शन में है। तो क्योंकि विंड और अरावली एक्सटेंशन, मॉनसून की जो विंड्स हैं और अरावली की जो एक्सटेंशन है, उसका जो विस्तार है, वो एक-दूसरे के समानांतर है। अब जब ये समानांतर है, तो फिर किसी भी प्रकार का बैरियर नहीं हो पाएगा, सीधी-सी बात है। अगर मान के चलो कोई भी व्यक्ति सामने से जा रहा है और 2 लोग और बगल से जा रहे हैं, तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन वो लोग सामने से खड़े हो जाएँ आके और हम यहाँ से जाएँ तो टकराएँगे कि नहीं टकराएँगे? तो 2 पैरेलल रेंजेस होने की वजह से बैरियर होता तो है पर कम होता है। मैंने आपको बताया था कि अरावली रेंज थोड़ा-सा यहाँ पर मुड़ी हुई है। मुड़ी हुई है तो इस रीजन को कहते हैं लोग रायसीना हिल्स के नाम से दिल्ली में जाना जाता है। ये मुड़ी हुई है तो ये पर्याप्त बैरियर बन जाती है और ये बैरियर बन जाती है जिसकी वजह से दिल्ली में अच्छी खासी बारिश हो जाती है। लेकिन पूरा का पूरा जो राजस्थान है, ये बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पर नहीं होती और ये बारिश से वंचित रह जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। ये बारिश कराता है पर अप टू मार्क बारिश वहाँ पे नहीं हो पाती है। अरावली रेंज अपने आप में थोड़ा बहुत बादलों को रोकता है और थोड़ा बहुत मात्रा में बारिश वहाँ पर होती है। माउंटेन रेंजेस की वजह से ही होती है। इसके अलावा ये थार डेज़र्ट, क्योंकि जब आप इंडिया के मैप को देखते हैं, जब आप इंडिया के मैप को देखते हैं, तो हमें ये आपका गुजरात वाला राज्य हो गया, ठीक है? और ये इस टाइप से कुछ जाएगा। ये रहा आपका राजस्थान का, ठीक है? ये हमने देखा। राजस्थान को लगभग ठीक बीच में से काटती हुई अरावली रेंज आपको देखने को मिली। लगभग ठीक बीच में से काटती हुई। मतलब राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट हो गया एक, एक ईस्टर्न पार्ट हो गया। मतलब एक जो है वो पूर्वी भाग हो गया आपका और दूसरा भाग ये है जो राजस्थान का पश्चिमी भाग। राजस्थान के पश्चिमी भाग में
बारिश नहीं होती है बहुत ज्यादा। राजस्थान के पश्चिमी भाग में कोई भी बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है। और इसका एक रीजन ये भी है कि वहां पर डिजर्ट है, पेड़ पौधे नहीं है और भी दूसरी कंटिन्यूटीज नहीं है, तो इवेपोरेशन अप टू मार्क नहीं हो पाता है। जब इवेपोरेशन नहीं होगा, बैरियर भी नहीं हो, तो बारिश नहीं होती, जिसकी वजह से क्या है, राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट जो है ये कंप्लीटली डेजर्ट एरिया है। डेजर्ट का मतलब है ये रेगिस्तान टाइप से है, मरुस्थल जिसको हम लोग कह सकते हैं ना, डेजर्ट एरिया है। मतलब बालू वगैरह से बनी हुई सारी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। रेगिस्तान है, लैंड में मिट्टी नहीं है, बालू ज्यादा है। अब ये जो डेजर्ट एरिया है इसका अपना एक साइड इफेक्ट है। क्या साइड इफेक्ट है कि वहां पर किसी भी प्रकार की कोई फसल उत्पादन नहीं होगा। नो क्रॉप साइकिल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आप वहां पे नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा डेजर्ट से क्या होता है, डेजर्ट में ये होती है कि जो रेत है वो बहुत जल्दी दिन में गर्म और रात में ठंडी हो जाती है। टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जिसमें अडेप्ट करना सभी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन अरावली जो रेंज है, ये इसके वेस्ट में जो डेजर्ट एरिया है, जब हवाएं वहां से चलती हैं, तो ये हवाएं मान के चलो यहाँ से आई, ये हवाएं चली, ठीक है। ये हवाएं जब चलेंगी तो रेत को भी अपने साथ उड़ा के ले जाएंगी। जब ये अपने साथ इस रेत को भी उड़ा के ले जाती हैं, तो जो अरावली है इन रेतीली हवाओं को रोक लेता है, उनके लिए एक बैरियर का काम करता है, एक फ्रंट का काम करता है। जिसकी वजह से क्या होता है, ये रेत वाला जो पोर्शन है ये आगे ईस्टर्न पार्ट में नहीं जा पाता, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। तो इससे क्या हो जाता है कि राजस्थान के पूर्वी भाग में रेगिस्तान उतना ज्यादा नहीं है, वहां पर खेती भी ठीक ठाक मात्रा में हो जाती है ना। तो ये जो एरिया है ये थोड़ा सा फर्टाइल रीजन है, उपजाऊ भूमि है, ठीक है। तो राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट, आज से इस चीज को ध्यान रखना है कि राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है वो एक सिग्निफिकेंट डेजर्ट एरिया है, और इसका जो ईस्टर्न पार्ट है वो एक फर्टाइल लैंड है, वहां पर बहुत सारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी होती हैं। ये जितनी भी मेजर सिटीज आप देखेंगे, जयपुर हो या और भी दूसरी जितने भी कोटा है, ये सब पूरा का पूरा ईस्टर्न रीजन में है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, तो पहली चीज जो अरावली की इंपॉर्टेंस है वो क्या है, क्लाइमेट बैरियर है। क्या करता है ये थार डिजर्ट को एक्सपेंड होने से रोकता है, थार डिजर्ट को आगे बढ़ने से रोकता है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज वाटर सिक्योरिटी। वाटर सिक्योरिटी क्यों, अभी एक रिसेंट एक स्टडी हुई है, उस रिसेंट स्टडी में ये बात पब्लिश हुई है कि जो अरावली का रॉक है, अरावली की जो चट्टाने हैं, जिन चट्टानों से आपकी अरावली रेंज बनी हुई है, वो डिग्रेडेड है, डिग्रेडेड। और डिग्रेडेड जो रॉक्स हैं उनकी पोरोसिटी बहुत ज्यादा होती है। पोरोसिटी क्यों, पोरोसिटी से क्या मतलब है, पोरोसिटी का मतलब होता है एक ऐसी रॉक जिसको स्पॉन्ज देखा है आपने कभी, स्पॉन्ज, स्पॉन्ज में ऊपर पानी डालते हैं नीचे तक उतर जाता है। इस टाइप की जो भी स्ट्रक्चर होती है उसको पोरस स्ट्रक्चर कहते हैं, छिद्रयुक्त संरचना कहते हैं, ठीक है। तो डिग्रेडेड रॉक है तो पोरोसिटी बहुत ज्यादा है। मतलब जब कभी अरावली रेंज के ऊपर रेनफॉल होती है, बारिश होती है, तो वो बारिश का पानी रन ऑफ नहीं करता, इसकी वजह से वो सीधा सेटल होता जाता है, लीच करता है, अंडरग्राउंड वाटर भर जाता है उनके एक्वीफर्स में जाके, ठीक है। मतलब जैसे ही यहाँ पर बारिश होगी, जैसे ही इस रीजन में बारिश होगी आपका, तो क्या होगा कि वाटर, जैसे मान के चलो ये हिल रेंज है, यहाँ पर बहुत सारे पर्वत हैं, यहाँ पर पानी जैसे ही बरसता है, ये पानी बहता हुआ ज्यादा नहीं जाता है, रदर होता क्या है, यहीं पर जो एक्वीफर्स है उनमें पेनिट्रेट कर जाता है वो वाटर। इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे फर्क ये पड़ेगा कि जो वाटर रेनफॉल जो हुई है वो सीधा जाके कलेक्ट हो गई, क्योंकि रन ऑफ वाला वाटर है इवेपोरेट हो जाएगा सन की वजह से। लेकिन जो एक्वीफर्स में डीप ग्राउंड में चला गया है, अंडरग्राउंड वाटर है, वो इवेपोरेट नहीं होता, और वही अंडरग्राउंड वाटर राजस्थान को एक वाटर सोर्स की तरफ से प्रोवाइड करता है। मतलब राजस्थान का एक सिग्निफिकेंट वाटर सोर्स अरावली है। इसके बहुत सारे कारण भी हैं, हम आपको आगे बताएंगे इसके बारे में। प्राइमरी अंडरग्राउंड रिचार्ज जोन है इसके लिए। और दूसरी चीज है, दूसरी चीज क्या है, क्योंकि माउंटेन है और माउंटेन पे ट्रीज, प्लांट्स, वेजिटेशन, ये सारी चीजें होती हैं। मतलब पूरे के पूरे माउंटेन्स पर आपको पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, प्लांट्स देखने को मिलते हैं। और ये प्लांट्स क्या है, आप सब पढ़ेंगे जब एनवायरनमेंट सेक्शन आप पढ़ते हैं, तो प्लांट्स को कार्बन सिंक कहा जाता है। कार्बन सिंक एक ऐसी कोई भी सिस्टम होता है जो आपके एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट में ऊपर मूव कर रहे कार्बन कार्बन को नीचे एवापोरेट करिए, जिसको हम लोग कहते हैं सिंक करके, एब्जॉर्ब करके उसको डिग्रेड कर देते हैं, डिग्रेड करने के बाद या उसको इकट्ठा कर लेते हैं, कोई भी ऐसी चीज
तो कार्बन को एटमॉस्फेयर से लेके कलेक्ट कर ले और कलेक्ट करके बरी कर ले, अपने पास रख ले। उस टाइप की कोई भी सिस्टम को हम लोग कार्बन सिंक कहते हैं। जो फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट के माध्यम से हम ऐसा कहते हैं क्योंकि जब आप फॉरेस्ट की बात करते हैं तो दीज आर द लंग्स। लंग्स जैसे आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में जो लंग्स है, फेफड़े हैं, जो काम उनका है वही काम फॉरेस्ट का है अर्थ के लिए। अर्थ फॉरेस्ट की मदद से सांस लेती है, ठीक है। अब लंग्स की मदद से सांस नहीं लेते हैं हम लोग, इसके दूसरे फंक्शन है, लेकिन सिमिलर फंक्शन फॉरेस्ट जो है वो अर्थ के लिए करते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ कहा भी जाता है। तो कार्बन सिंक की तरह से काम करते हैं, ठीक है। डस्ट फिल्टर्स, डस्ट फिल्टर्स वही सारी चीजें जो मैंने आपको बताई। एनवायरनमेंट में जितनी भी कार्बन आपको एटमॉस्फेयर में देखने को मिलेगा, उस कार्बन को सिंक करने के लिए, उसको एनवायरनमेंट से कलेक्ट करके ग्राउंड पर लाने के लिए और उसको स्टोर करके रख लेने के लिए जो ट्री है, प्लांट्स हैं, वेजिटेशन है, ये एक इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक सोर्स है। तो जिससे क्या होता है, इससे एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन कम होता है ट्रीज की मदद से, क्योंकि आप सबने पढ़ा होगा कि ट्री क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी तो जिसको हम लोग कह सकते हैं कि अरावली रेंज की हमारे पूरे के पूरे इंडियन क्लाइमेटिक सिस्टम एंड इंडियन एनवायरनमेंट क्या असर है, क्या इम्पैक्ट है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी महत्व क्या है, ये सारी की सारी चीजों को मैंने बताया। अब थोड़ा सा आगे जानते हैं दूसरी चीज के बारे में, क्या है अभी क्या स्टेटस है। इसको जानने से पहले मैं आपको कुछ और चीजें बता देना चाहता हूँ कि क्या हो जाएगा, मान के चलो इम्पैक्ट क्या होगा अगर ये आपकी जो गाइडलाइन है, ये अगर गाइडलाइन इंप्लीमेंट हो जाती है तो उससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। पहला जो सबसे खतरनाक इम्पैक्ट होने वाला है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, वो क्या है, इट विल रिजल्ट इनटू डेजर्टिफिकेशन ऑफ हरियाणा वैली एंड कोलैप्स ऑफ वाटर टेबल। मतलब अगर अरावली को काट दिया गया, जाहिर सी बात है प्रोटेक्शन नहीं होगा तो खत्म हो जाएगी। अगर वो वहां से खत्म होते हैं तो आपका जो दिल्ली रीजन है जहां पर पॉल्यूशन अभी भी इतना हाई है और वहां से फिर अरावली से हवाएं आएंगी, उसके थार डेजर्ट से हवाएं आएंगी, पॉल्यूशन के लेवल लगभग 1.5 गुना बढ़ जाएगा। पॉल्यूशन बढ़ जाएगा और इसके साथ साथ क्या होगा, जो फर्टाइल एरिया बुंदेलखंड में आज थोड़ा बहुत है, वेस्टर्न यूपी में है, दिल्ली में है या एमपी में है थोड़ा बहुत, और ऊपर हरियाणा, ये सारा का सारा पूरा का पूरा रीजन एक डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा आने वाले समय में। पहली चीज क्या होगी, डेजर्टिफिकेशन ऑफ द ईस्टर्न रीजन लाइंग इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अरावली। अर्बन क्या है, डस्ट स्टॉर्म, सीधी सी बात है, आप सबने देखा होगा अगर रेगिस्तान है, इफ देयर इज अ डेजर्ट देन डेफिनेटली डस्ट स्टोन विल बी देयर। डस्ट स्टॉर्म्स जो है वो आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। क्यों, हवा चलती है, हवा के साथ रेत भी उड़ती है और वो रेत, तभी आपने देखा होगा कि राजस्थान में जो पहनावा है, उढ़ा पहनावा वगैरह है, उन लोगों के कपड़े हैं, ड्रेसेस हैं, वो थोड़ी सी इस टाइप से मैन्युफैक्चर होती हैं, इस टाइप से वो कंपोज हैं कि जो भारी रेत वगैरह है उन सब से अपने आप को बचा सके, लंबे लंबे भारी कपड़े पहनते हैं, है ना। तो डस्ट स्टॉर्म्स आएंगे। हीट आइलैंड, हीट आइलैंड क्या होता है, इसके बारे में ज्योग्राफी में हम थोड़ा सा आगे जब पढ़ेंगे, अर्बन ज्योग्राफी वगैरह, तो वहां पर हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा इतना समझ लीजिए कि जिस जगह पर शहर होते हैं, जहाँ पर अर्बन आइलैंड्स होते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं शहरी एरिया है, तो शहरी एरिया जो है वो जनरली कंक्रीट और दूसरे ऐसे मटेरियल से बना होता है जो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो गई, जब बाहर एरिया का टेम्परेचर रात को गिर भी जाएगा, क्योंकि सन चला गया तो टेम्परेचर डाउन होगा, टेम्परेचर बाहर डाउन भी हो जाता है, लेकिन अंदर ये एब्जॉर्ब हीट की वजह से अर्बन आइलैंड का टेम्परेचर कम नहीं होता, वो हीट को ट्रैप कर लेते हैं, और इस टाइप के फेनोमेनन को कहते हैं हम लोग अर्बन हीट आइलैंड। तो हीट आइलैंड भी बन जाएगा दिल्ली वैली में और जितनी बड़ी सिटीज है। वाइल्ड लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो अरावली रेंज में उसके प्रोटेक्शन में बनी हुई है, ये सब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। फौना एंड फ्लोरा, एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड वेजिटेशन, ये सब का सब जितना भी डिपेंडेंट है उस फॉरेस्ट के ऊपर वो खत्म हो जाएगा। ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट होगा, क्यों, क्योंकि जो लेपर्ड कॉरिडोर है वहां पे अरावली रेंजेस में, जब उसको आप डिस्ट्रॉय करेंगे तो क्या होगा, फिर वो लेपर्ड्स ह्यूमन इंड्यूस्ड रीजन में जाएंगे और वहां पर जाएंगे तो वो टकराएंगे, और वैसे भी उनकी गिनती कम है, जो ह्यूमन के साथ कन्फ्रंट होगा तो ह्यूमन हेल्थ को भी, ह्यूमन नंबर्स को भी प्रभाव पड़ेगा और लेपर्ड को भी पड़ेगा।
एडवर्स इम्पैक्ट होगा वाइल्ड लाइफ पे। इकोनॉमिक शॉर्ट टर्म गेन हो सकता है क्या कि रियल एस्टेट, माइनिंग, लेकिन नेचुरल कैपिटल जो है वो कंप्लीटली लॉस हो जाएगी। आकी आपके पास जो प्राकृतिक संपदा है वो आपकी तरफ से पूरी जा चुकी होगी। थोड़े से कुछ समय के विकास जो आपको दिखेगा, इसके बाद प्रकृति उसको जब रिटेलिएट करेगी, व्हेन द नेचर विल रिटेलिएट इट, देन डेफिनेटली द इफेक्ट और द एडवर्स इम्पैक्ट विल बी सच दैट नो वन कैन एंड हम इसमें ऐसे कह सकते हैं, मान के चलो इसको ऐसे देखते हैं, क्योंकि जब आपने नेचर को चेंज किया, आप उसको दोबारा से गेट बैक नहीं कर पाओगे, वो रिटर्न नहीं कर पाओगे कि आप उसको रिटेलिएट कर लो, ये कर दो, वो कर दो, वो कुछ नहीं होता। नेचर जब अपना बदला लेती है तो फिर वो चेंज नहीं होता, फिर आपको अडेप्ट करना पड़ता है उन सब चीजों के हिसाब से। आप नदी को मोड़ के बांध बना दोगे, लेकिन जब बाढ़ आएगी तो आपको रास्ता देना पड़ेगा, और जब बाढ़ आएगी तो जो लोग वहां पे रह रहे होंगे उन सबके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सारी चीजें इसमें, ठीक है। तो लॉस ऑफ नेचुरल कैपिटल। एक और अरावली की इंपॉर्टेंस है, वो ये है कि अरावली रेंजेस में बहुत सारी रिवर्स भी निकलती हैं, इंपॉर्टेंट रिवर्स जो वाटर सोर्स का काम करती हैं। इनका नाम है, आप देख लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये ज्योग्राफी के लिए। लूनी, साबरमती एंड बनास। These are three important river, most important river. There are other rivers too, which are tributaries of this river, और यमुना सिस्टम को बनाती है, ध्यान रखिएगा इसको। अरेबियन सी में गिरती है, और साहिबी है, और बहुत सारी रिवर्स है छोटी छोटी जो ट्रिब्यूटरीज है, लेकिन मेन रिवर आपको तीन ही ध्यान रखनी है कि लूनी है, साबरमती है और बनास, ठीक है। तो ये रिवर्स भी है। अब जब अरावली खत्म हो जाएगा तो रिवर्स के लिए सोर्स खत्म हो जाएगा, और जब वो सोर्स खत्म हो जाएगा तो रिवर रहेंगी नहीं। आप तो एक चीज यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि बाकी सारी की सारी रिवर, चाहे वो माही है, साबरमती है, ये अरेबियन सी में यहाँ पर गिर रही है, लेकिन लूनी रिवर जो है ये किसी वाटर सोर्स में जाके नहीं गिरती है, और ऐसी रिवर जो लैंड से ही स्टार्ट होके लैंड में ही खत्म हो जाती है, इसको कहते हैं रिवर ऑफ एफीमेरल। ई पी एच ई एम ई आर ए एल, रिवर ऑफ, ठीक है। तो लूनी एक रिवर ऑफ एफिमेरल का भी एग्जांपल है, इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने अरावली सिस्टम रीसेंट जजमेंट से लेके जाए। अभी क्या स्टेटस है उसका जरा देख लेते हैं इस चीज को भी, कि करंट स्टेटस का क्या है। टोटल फ्रीज है, स्टे हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है कि जब तक कोई भी मैनेजमेंट प्लान नहीं आ जाता है तब तक के लिए आप स्टे करेंगे, कोई भी प्रकार की किसी भी माइनिंग लीज को नहीं दिया जाएगा। दूसरी चीज क्या है, जर्निंग स्ट्रेटजी, जो इनवैलिड जोन्स हैं इनको सस्टेनेबल जोन से बनाना है, ठीक है। टेक्नोलॉजी एनफोर्समेंट, यूज ऑफ जीआईएस मैपिंग वगैरह चल रही है वहाँ पे, ड्रोन, सैटेलाइट मॉनिटरिंग, ये सब सारा का सारा काम वहां पर हो रहा है, जिससे ये पता लगेगा कि वास्तव में क्या इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA। ये सारा इम्पैक्ट वहां पर चल रहा है, जिससे हमें पता लगेगा कि अगर ऐसा होता है कि ये जो अभी हमारे पास फ्रेमवर्क है उसको हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं 100 मीटर से नीचे वाला, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है एसेट के ऊपर, ठीक है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन ध्यान इस चीज का रखना है कि अभी भी कोई भी माइनिंग की रिलेटेड लीज आप किसी भी कंपनी को, किसी भी प्राइवेट बिजनेस को नहीं दी जाएगी। माइनिंग टोटली फ्रीज है, इस समय पे स्टे है उसके ऊपर, ठीक है। बहुत सारा प्रोटेस्ट राजस्थान के लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने किया हुआ है उसको लेके, क्योंकि उनके लिए सिर्फ ये एक नेचुरल नहीं है। आप सबको एक कहानी इंपॉर्टेंट है जिसको हम कभी बताएंगे कि किस प्रकार से बहुत सारे लोगों ने एक पेड़ न कट जाए इसकी वजह से जान दी, सिर्फ एक पेड़ को बचाने के लिए कई जाने गई है राजस्थान में। तो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, कैसे उन लोगों के लिए नेचुरल हेरिटेज है, नेचुरल विरासत है, सारे के सारे किले अरावली में देखने को आपको मिलेंगे। तो सेंटिमेंट, हिस्ट्री और एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी, हर टाइप से एडवर्स इम्पैक्ट अगर अरावली का ये फ्रेमवर्क आ जाता है तो पड़ सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो आज के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से या दूसरे उसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट से, ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट से रिलेटेड थी, और जिसको हम सबको जान लेना चाहिए, ठीक है। तो कंप्लीट जो ये सेशन था ये आप सबके लिए मैं लेकर आया था, जिसमें सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें आपके ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से और दूसरे पर्सपेक्टिव से, ठीक है, ये हम लोगों ने की। अब हम नए एक सेशन को रखते हैं जिसमें हम लोग नई बातों पर चर्चा करेंगे, तब बने रहे हमारे साथ।